नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे पंचायत चुनाव जारी, हरीश की चुप्पी भारी। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग को उत्तराखंड उच्च न्यायालय से फिलहाल राहत मिल गई है। न्यायालय ने सोमवार को साफ कर दिया कि उसने पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर कोई रोक जारी नहीं की है। चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया को जारी रख सकता है। हाईकोर्ट के स्पष्टीकरण के बाद आयोग ने चुनाव चिन्हों का आवंटन का काम शुरू कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से उच्च न्यायालय की 11 जुलाई के आदेश के खिलाफ एक स्टे वेकेशन एप्लीकेशन दायर की गई थी। आयोग की ओर से कल सुबह इस मामले को मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष उठाया गया और कहा गया कि न्यायालय के फैसले से चुनाव प्रक्रिया में पेशोपेश की स्थिति उत्पन्न हो गई है। स्थगनादेश को खारिज किया जाए। पीठ ने कहा कि उसने चुनाव प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाई है। पीठ के स्पष्टीकरण के बाद चुनाव आयोग की ओर से चुनाव चिन्हों का आवंटन दोपहर 2 बजे से शुरू कर दिया गया है। चुनाव आयोग की ओर से जारी संशोधित अधिसूचना में यह कहा गया कि आयोग से मिले निर्देश के बाद 2 बजे से चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। चुनाव चिन्हों के आवंटन का कार्य कल शाम 6 बजे तक किया गया। चुनाव चिन्हों का आवंटन मंगलवार को भी जारी रहेगा। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का यह कहना है कि उन्होंने एक पत्र और लिखा है जिसमें निर्वाचन आयोग से यह कहा गया है कि जिनके 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है उन प्रत्याशियों को सिंबल आवंटित नहीं किया जाए, क्योंकि यह हाईकोर्ट के निर्णय की अवमानना होगी। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा। ये रिपोर्ट आप देखिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में मतदाता सूचियों में नाम वाले मतदाताओं को मतदान का अधिकार देने व चुनाव लड़ने से संबंधी विवाद में स्पष्ट आदेश देने वाले चुनाव आयोग के प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि हमने चुनाव पर रोक नहीं लगाई है, केवल चुनाव आयोग द्वारा 6 जुलाई को जारी सर्कुलर पर रोक लगाई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने रविवार को हाईकोर्ट के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा 11 जुलाई को जारी आदेश से चुनाव प्रक्रिया रुकने का उल्लेख करते हुए उक्त आदेश को मॉडिफाई करने की मांग की गई थी। आयोग की ओर से कहा गया कि कोर्ट के आदेश से चुनाव प्रक्रिया रुक गई है, जबकि आयोग अब तक की प्रक्रिया में काफी संसाधन व्यय कर चुका है। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान 11 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले खंडपीठ ने चुनाव आयोग के 6 जुलाई को जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी सर्कुलर पर रोक लगा दी थी, जिसमें चुनाव आयोग ने 6 जुलाई को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को एक सर्कुलर जारी कर कहा था कि यदि किसी व्यक्ति का नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में है तो उसे मतदान करने और चुनाव लड़ने से नहीं रोका जाए। परंतु उत्तराखंड पंचायती राज नियम की धारा 9(6) और 9(7) के अनुसार यदि किसी मतदाता का नाम एक से ज्यादा सूची शहरी व ग्रामीण में है तो वो चुनाव लड़ने या मतदान के योग्य नहीं होगा। निश्चित रूप से जो 11 जुलाई को जो फैसला माननीय हाईकोर्ट द्वारा दिया गया था उसी फैसले को यथावत रखा गया है। और जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो कहा जा रहा था कि इसका हम क्लैरिफिकेशन मांगिए, उस पर कोर्ट ने कहा कि इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। इलेक्शन रोकने के लिए न तो याचिकाकर्ता ने कहा है और ना ही कोर्ट ने कहा है। इलेक्शन प्रोसेस को आपने अपने मर्जी से सिंबल रोका था, उसमें कोर्ट को कुछ भी नहीं कहना है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सत्य की जीत हुई और जो पंचायती राज एक्ट 2016 यथा संशोधित 2019 जिस पर हमारी ये पूरी लड़ाई थी, धारा 9 की जो उपधारा 6 और 7 है, वहाँ क्लियर कट था कि जहां प्रादेशिक चुनाव में किसी भी मतदाता का एक ही जगह पर पंजीकरण होना है, रजिस्ट्रेशन होना है। इसी को लेकर हमारी जो शिकायत थी, उसके जो 6 जुलाई को एक सर्कुलर जारी किया था राज्य निर्वाचन आयोग ने, जिस सर्कुलर को हमने चैलेंज किया था। राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 जुलाई के अपने पत्र में संबंधित जिलाधिकारी चमोली और संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को ये पत्र भेजा था कि अगर इस तरीके की कोई समस्या आ रही है, डबल मतदाता आ रहे हैं, तो आप उनको स्वीकार कीजिए। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से शुक्रवार के माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद शनिवार संध्या काल में याचिकाकर्ता से एक स्टे वेकेशन एप्लीकेशन यानी कि एक स्थगन हटाओ प्रार्थना पत्र याचिकाकर्ता को दिया गया। उनकी ओर से रविवार को इस बात को मेंशन किया गया माननीय उच्च न्यायालय में, जिस पर आज उनके स्थगन हटाओ प्रार्थना पत्र पर सुनवाई चिन्हित की गई और सुनवाई सोमवार यानी आज हुई। आज की सुनवाई 2 चरणों में हुई।
प्रथम चरण में उन्होंने एक मेंशन मूव किया सुबह माननीय उच्च न्यायालय के सामने, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने वही बात कही जो उन्होंने शुक्रवार को कही थी, यानी कि इंटरिम ऑर्डर जो 11 जुलाई 2025 को पारित हुआ था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि 6 जुलाई 2025 के माननीय चुनाव आयोग के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, एक्ट अपॉन नहीं किया जाएगा, वो यथावत है। इसी बात को जब सुनवाई हुई, जब विस्तृत सुनवाई हुई बाद में, फिर माननीय उच्च न्यायालय ने यही दोहराया कि इलेक्शन रोकने के लिए ना तो याचिका आई थी, ना कोर्ट का यह मत था, और ना ही इलेक्शन रोकने की कोई कोशिश याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई। डिस्प्यूट ये है, जो पिटिशनर डिस्प्यूट लेके आए हैं वो ये है कि जो ऐसे वोटर्स जो एक जगह से ज़्यादा पर रजिस्टर्ड हैं, उनके नॉमिनेशन और उनके वोटिंग राइट पर डिस्प्यूट लेके आए। इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था 6 जुलाई को, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ लीगल प्रोविजंस जो हैं पंचायत राज एक्ट के, वो कोट करके दे हुआ है, इनके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। इसके खिलाफ वो याचिका में आया है पिटिशनर, और पिटिशनर ने कहा कि 2 ऐसे लोगों को नॉमिनेशन करने से रिटर्न रोका जाए और उनको वोटिंग राइट भी डिस्प्यूट किया। कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया और कहा कि 6 जुलाई का जो क्लैरिफिकेशन है वो स्टे रहेगा। ना स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमारी एप्लीकेशन ये थी कि इलेक्शन स्टे न किया जाए, और किसी भी तरह से अगर वोटर लिस्ट के डिस्प्यूट पे इलेक्शन स्टे नहीं होना चाहिए, स्टे इलेक्शन की कार्रवाई आगे चलती रहे। कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया है। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस मुद्दे पर मौन व्रत रखा। हरीश रावत ने कहा कि ये मेरा मौन व्रत जो श्रावण के पहले सोमवार को उन लोगों को समर्पित है जो लोग आज पंचायती राज चुनाव की धांधली के शिकार हो रहे हैं। हमारे राज्य के अंदर पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, सत्ता मनमाने तरीके से पंचायती राज एक्ट की अवहेलना कर रही है। जो संस्था चुनाव करवाने के लिए विधानसभा द्वारा अधिनियमित है, वो संस्था सत्ता के चंगुल में फंस गई है। वो उसके तोते की तरीके से काम कर रही है। उम्मीदवार गढ़ परेशान हैं, उम्मीदवार पिलर टू पोस्ट दौड़ रहे हैं, कोई हाई कोर्ट में तो कोई कहीं, हर कोई अलग अलग तरीके से अपनी गुहार लगा रहे हैं। ये राज्य के अंदर ग्रामीण स्तर तक यदि किसी तरीके से लोकतंत्र की हत्या होगी तो ये राज्य के लिए बहुत घातक है। इसलिए मैंने ये मौन उपवास रखा है और ये आपको समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है, मां न्याय करें। वहीं कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के मौखिक आदेश आने के तत्काल बाद राज्य निर्वाचन आयोग को फिर एक पत्र लिखकर राज्य के तमाम ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायत के ऐसे प्रत्याशियों जिनके नाम 2 जगह मतदाता के रूप में दर्ज हैं, उनका चुनाव चिन्ह आवंटित न करने के लिए मांग की है। वहीं इस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि जिस तरह कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है उससे साफ है कि चुनाव बाधित नहीं होंगे। अगर कोई किसी प्रक्रिया से असंतुष्ट है तो वो कोर्ट जा सकता है, लेकिन चुनाव अब होकर रहेंगे। में जो गड़बड़ होगी, राज्य का पंचायती राज का एक्ट है 2016 का, हम बना देंगे। उस एक्ट की सर्वथा अवहेलना हो रही है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप जब किसी एक्ट के तहत तो काम होगा ना, जो आयोग बना हुआ है वो आयोग को तुमने अपना तोता बना करके बना दिया है। तो राज्य के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को नरक में डालने का काम हो रहा है। इसलिए एक दुखी मन से जो है मैंने एक मौन व्रत 1 घंटे का रखा, और मैंने ये भी कहा है कि यदि स्थितियां नहीं सुधरती हैं तो कमीशन के सामने मैं कि राज्य निर्वाचन आयोग को एक पत्र उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज फिर लिखा गया। जैसे ही माननीय उच्च न्यायालय का मौखिक निर्णय आया, रिव्यू पिटीशन जो राज्य निर्वाचन आयोग ने फाइल की थी 11 जुलाई के स्थगनादेश के खिलाफ, उसमें जो क्लैरिफिकेशन मांगा गया था, माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 11 जुलाई का जो उनका स्टे है वो एज इट इज है। इस पे राज्य निर्वाचन आयोग को फैसला करना है, उसको एक्ट करना है। बाकी चुनाव रोकने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने कहा, हमने तो कभी नहीं कहा कि आप चुनाव रोकिए, लेकिन जो आपका गलत ऑर्डर था जिसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय ने 11 जुलाई को स्टे दिया है वो एज इट इज है। देखिए, चुनाव को विलंब कराना भी बीजेपी का ही एक सोची समझी चाल थी, और ये चुनाव को बरसात के ऐसे मौसम पर कराना ये भी बीजेपी की एक सोची समझी चाल है।
इसके अलावा केवल यही नहीं कि चुनाव आयोग को भी कई किस्म से अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए मजबूर करना, ये भी बीजेपी की सोची समझी चाल है। और इसको बाद में जब ये किसी भी छल बल छदम से जब ये चुनाव जीतते हैं तो कहते हैं हमें जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हकीकत में देखा जाए तो आज जनता इनसे त्रस्त है। और जो ये आप सामने जो मौसम की मार झेल रहे, चुनाव पे जो प्रभाव पड़ रहा है, आम जनजीवन पर प्रभाव पड़ रहा है, स्कूल जाने वाले बच्चों पर जो प्रभाव पड़ रहा है, ये भी बीजेपी की एक देन है और एक सोची समझी चाल है जिससे वो किसी भी प्रकार से चुनाव जीत सके। देखिए, चुनाव प्रक्रिया चल रही है, चुनाव डिक्लेयर हो गया है और हाईकोर्ट जिस तरह का स्टैंड लिए हुए, इससे स्पष्ट लग रहा है कि वो चुनाव को बाधित नहीं होने देना चाहते हैं। हाँ, ये ठीक है, किसी को लगेगा कि इस चुनाव में जो नियमावली बनी है या जिस प्रकार से चुनाव के अंदर जो भी निर्णय हुए हैं, उन निर्णयों को लेकर कोई अगर असंतुष्ट होगा तो स्वाभाविक बात है, कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले रहते हैं, वो हाई कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं। उसके बाद कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, वही अंतिम वर्डिक्ट होगा। लेकिन कुल मिला के चुनाव नहीं रुकने वाले हैं, ऐसी स्थिति बन गई है। बता दें कि पंचायत चुनाव लड़ रहे कुछ प्रत्याशियों के नाम 2 जगह यानी नगर निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत की मतदाता सूची में है। इस मामले में रिटर्निंग अधिकारियों ने अलग अलग फैसले किए हैं। 2 जगह नाम होने पर कुछ लोगों के नामांकन रद्द हो गए हैं तो कुछ लोगों के नामांकन को स्वीकृति मिल गई है। याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में कहा था कि देश में किसी भी राज्य में मतदाता सूची में 2 अलग अलग मतदाता सूची में नाम होना आपराधिक श्रेणी में आता है। ऐसे में उत्तराखंड राज्य में निर्वाचन आयोग द्वारा किस आधार पर ऐसे लोगों के निर्वाचन को स्वीकृति प्रदान की जा रही है। हालांकि हाईकोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि अभी इसको लेकर अगर किसी को आपत्ति है तो वो चुनाव के बाद भी इस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल चुनाव प्रभावित ना हो इस पर कोई भी फैसला लेना संभव नहीं है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं बीजेपी से कुंवर जपेंद्र सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता, मंजू त्रिपाठी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से, शांति प्रसाद भट्ट, केंद्रीय उपाध्यक्ष यूकेडी से, और हमारे साथ में कुलदीप राणा जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे मंजू त्रिपाठी जी के साथ में। मंजू जी, क्या निर्वाचन सत्ता के इशारे पर चल रहा है, क्या यह आरोप लग रहे हैं? साथियों को देखिए, कोर्ट के द्वारा तो सत्य की जीत हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो इनकी मंशा थी कि जो है एक व्यक्ति 2 जगह से चुनाव, किसी तरह से भी चुनाव हम जीत लें, और इनकी जो मंशा है वो साफ तो बिल्कुल नहीं, वो सभी को पता है। ये देर से पहली बात तो ये चुनाव कराने का फैसला भी बीजेपी की मंशा है। और ऐसे मौसम में जो पहाड़ों में स्थिति आप देख रही हैं कि बच्चे जो है आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव कराना, ये सब इनकी मंशा है। लेकिन हम जो है कोर्ट का जो फैसला है, ये निर्वाचन आयोग को अपने चंगुल में रखना चाह रहे हैं। कहीं तरह से अभी बोलते ना, पाक में 2 भात कर रहे हैं। कई जगह पर 2 जगह से नामांकन भरने वाले को मतलब कि कैंसिल कर दिया उनका, और कई जगह से उनको स्वीकृति दे दी। तो ये सरासर गलत है, लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्या हो रही है। और जो इनकी मंशा है, जो मंशा बिल्कुल ही मतलब कि चुनाव अपने पक्ष में कराने की है, और फिर राज्य निर्वाचन आयोग का फैसला करना, गलत फैसला करना, पूरे रूप से राज्य निर्वाचन आयोग को अपने चंगुल में रखना भी इनकी सोची समझी चाल है। लेकिन हम कोर्ट पे भरोसा करते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि सत्य की जीत होगी। एक ही जगह पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो, एक व्यक्ति का एक ही जगह रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, 2 जगह पर नहीं होती, ऐसा हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और जो स्टे लगा है कोर्ट के द्वारा, वो हमें स्वीकार है, उसका पालन होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये अपनी जो है चाल चलने से बाज नहीं रहे। कुल मिलाकर बीजेपी जो है किसी की सुनना नहीं चाहती है, और इनको सत्ता का जो है गरूर जो है, देखते हैं जनता इसका जवाब देगी। और ठीक है, जनता से उम्मीद है कि वो अपना फैसला हमारे हित में लेके आएगी। ठीक है जपेंद्र जी, क्या वाकई रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो अपनी रूल बुक भूल बैठे हैं? क्यों आखिर चीजें अलग तरीके से चल रही है? जपेंद्र जी, देखिए, ये सिर्फ कांग्रेस का भ्रम है और एक भ्रमित करने का कांग्रेस द्वारा प्रयास है। लोकतंत्र में जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल वे में ही होती है।
अगर वहां अधिकारी को ये लगता है कि मुझे किस समय क्या फैसला लेना चाहिए, तो अधिकारी उसके अनुरूप लेता है, और अगर अधिकारी से चूक होती है तो अधिकारी उस चूक को सुधारता है। जब भारतीय जनता पार्टी इस मानसून को देखते हुए थोड़ा सा ये देख रही थी कि मानसून जल्दी, इस बार डेफिनेटली इस बार एडवांस टाइम मानसून है, तो कांग्रेस ने हल्ला मचाना शुरू करा, माहौल बनाना शुरू करा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव टाल रही है, चुनाव टाल रही है, चुनाव टाल रही है। आपको अब कोर्ट से आ गया तो फिर अब चुनाव आ गया, तो इन्होंने दूसरा राग लापना शुरू कर दिया कि आप मानसून के समय में चुनाव करा रहे हैं, चुनाव करा रहे हैं, चुनाव करा रहे हैं। भाई, आप जनता को कब तक भ्रमित करते रहेंगे? आप एक हेल्दी डिस्कशन की टेबल पे क्यों नहीं आते हैं शुरू से ही? आप हर चीज में राजनीतिक मुद्दा क्यों ढूंढते हैं? ठीक है, चुनाव थोड़ा विलंब से हो रहा है तो उसके लिए निश्चित तौर पर खेद व्यक्त कर दिया गया, पर चुनाव होना निश्चित है। ऐसा नहीं है कि वो चुनाव होगा नहीं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो हमारे संवैधानिक एक अधिकार हैं, उन्हें कोई भी बाधित नहीं कर सकता, कोई सरकार नहीं कर सकती, कुछ नहीं। तो आप चुनाव हो रहे हैं, आप चुनाव की तैयारी कीजिए। भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावों को देख रही है कि ये एक चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जाए, और उसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर भी सरकार के ऊपर प्रेशर है, सरकार उस पर भी नजर बनाए हुए है। तो शासन, प्रशासन और सरकार इस समय हर मोर्चे पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, और वहीं पे विपक्ष केवल और केवल अपनी कुंठाग्रस्त मानसिकता के साथ सब चीजों को बाधित करने का जो ये प्रयास कर रहा है, ये कहीं से भी उत्तराखंड के जनमानस के जहन में मान्य नहीं है। ठीक है शांति प्रसाद जी, क्या असल में जो सत्ता पक्ष कह रहे हैं जपेंद्र जी, ये बिल्कुल ठीक बात है। एक तरफ मंजू जी ने यह भी कहा कि नहीं, जीत तो सच की हुई है न्यायालय में, लेकिन दूसरी ओर आवाज लगातार उठाना। शांति प्रसाद जी, देखिए गरिमा जी, पंचायत के चुनाव 1 साल लेट हुए, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, इन्हें चुनाव कराने के आदेश हुए, जिस पर अवमानना के डर से इन्होंने आनंद फानन में तारीख की घोषणा की, और जैसे ही तारीखों की घोषणाएं हुई तो भारतीय जनता पार्टी का जो तोता बना हुआ है राज्य निर्वाचन, उन्होंने पूरे पंचायती एक्ट में परिवर्तन कर 2 जगह जिनके वोटर में नाम है उनको भी यहाँ पर प्रत्याशी बना दिया। पत्रकार शक्ति बड़थवाल कोर्ट गए, कोर्ट ने स्टे लगा दिया, 6 जुलाई के आदेश को 11 में स्टे लगा दिया, ये कहकर कि ये संविधान विधि विरोध है, ऐसे व्यक्ति जिनका 2 जगह वोटर में नाम है वो चुनाव नहीं लड़ सकते, उस पर स्टे हो गया। उसके बाद राज्य निर्वाचन के जो अधिकारी हैं वो गए, उन्होंने कहा साहब चुनाव प्रक्रिया, तो हाई कोर्ट ने कहा चुनाव प्रक्रिया हमने कहाँ रोकी है भाई, तुम अपना जो काम करना है करो। मगर 6 तारीख के आदेश पर हाई कोर्ट ने कोई दिशा निर्देश नहीं दिया, यानी कि जो 6 तारीख का इनका जो पत्र था उस पर स्टे आज भी है। अब राज्य निर्वाचन को ये देखना है कि 2 जगहों पर जिनके नाम हैं उनका चुनाव कैंसिल करते हैं या उन्हें चुनाव में प्रतिभाग करने का मौका देते हैं। यदि वो चुनाव में प्रतिभाग करते हैं तो ये कोर्ट की अवमानना है, पंचायती एक्ट की उल्लंघन है। इसका संज्ञान लेकर हर पार्टी फिर कोर्ट जाएगी कि सरकार ने जो है गलत काम राज्य निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। गरिमा, देखने वाली बात यह है कि कल जब आवंटन हुए तो वो तमाम भाजपा के नेता जिनके खिलाफ शिकायतें थी उनको चिन्ह आवंटित हो चुके हैं। कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे में राज्य निर्वाचन आयोग ने ये तय कर लिया है, क्योंकि राज्य निर्वाचन एक स्वायत्त संस्था है और इनके जो निर्वाचन अधिकारी हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, उनके पास जो शक्तियां हैं, जो तय वो कर लेंगे वो माननीय होगा, उसमें कोई आपत्ति वर्तमान चुनाव में कोई कर नहीं सकता। ये उसी शक्ति का इस्तेमाल करके गलत तरीके से लोगों को प्रतिभाग कराएंगे, और यदि वो चुनाव जीत गए उसके बाद उनके खिलाफ कोर्ट में रिट लगेगी, फिर वो रिट 1 साल हो, 2 साल हो, 5 साल में उसका निर्णय होगा,
ये भविष्य के गर्भ में है, मगर वर्तमान में आज बड़ा स्पष्ट हो गया कि हाई कोर्ट ने 6 तारीख के इनके आदेश को ब्रेक किया हुआ है, स्टे है, यानी कि जिनके 2 जगह नामांकन चिन्ह है, वोटर आईडी है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते। और ऐसी स्थिति में यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर राज्य निर्वाचन को जो है दबाव में लेकर अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए कानून को हाथ में ले रहे हैं। ये संदेश जा रहा है। अगर राज्य निर्वाचन ने ऐसे लोगों को प्रतिभाग करने से नहीं रोका तो ये समझा जा सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो कोऑपरेटिव चुनाव समय पर नहीं करा पा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी जो निकाय चुनाव में लेट लतीफी करी है, वो भाजपा जिसने पंचायतों के चुनाव को लेट किया है, ऐसी पार्टी लोकतंत्र की तमाम संस्थाओं को जो है तोड़कर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है। ये संदेश जा रहा है। इसके खिलाफ जन आक्रोश खड़ा है। मुझे लगता है पंचायतों में ही भाजपा को सबक जनता सिखाएगी। और ये संदेश भी जा रहा है कि यदि भाजपा के ऊपर ब्रेक नहीं लगा तो उत्तराखंड से लेकर तमाम संस्थाओं पे बहुत बड़ा खतरा है। जी गरिमा। ठीक है, लौटूंगी आपके पास में, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं, खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। कुलदीप राणा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके साथ में शुरुआत करते हैं। कुलदीप जी, आपसे सवाल, लेकिन अभी कुछ जपेंद्र जी कहना चाह रहे थे, मैं चाह रही थी कि उनके रिएक्शन क्या है, एक बार वो सुन लेते, फिर कुलदीप जी के पास जाते हैं। जपेंद्र जी, शांति प्रसाद भट्ट जी की बात पर आपको कुछ कहना था? गरिमा जी, बात ये नहीं है कि शांति जी ने क्या कहा। शांति जी ने जो कहा उससे अशांति फैलने वाली है नहीं। भारतीय लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत ही सभी काम होते हैं और लोकतांत्रिक अधिकारों से और सरकारों को प्रदत्त अधिकारों से इतर इस भारतीय लोकतंत्र में कभी भारतीय जनता पार्टी कुछ अलग नहीं करती है। लेकिन ठीक है, अब इन्हें भी राजनीति करनी है और राजनीतिक बातें करके अगर नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगी? ठीक है। और शांति प्रसाद जी, अपनी चुनाव की प्रक्रिया जारी है, तो हमारा इनसे अनुरोध है कि आप अपने कैंडिडेटों को बल प्रदान करने की दिशा में काम करें। ठीक है सर, ठीक है, वो आपका सुझाव है, ठीक है। और इस चुनाव की प्रक्रिया, ठीक है जपेंद्र जी, अब कुलदीप जी के साथ शुरू करते हैं। कुलदीप जी, अभी शांति प्रसाद जी ने कहा कि भाई आयोग जो है वो सत्ता पक्ष के इशारे पर काम करता है, बहुत बड़ी टिप्पणी है। अगर इन बातों को मान लिया जाए तो क्या चुनावों से विश्वास आम जनता का उठने वाला नहीं है? ये ऐसे बात, मतलब ऐसे बयान वो किसी भी संदर्भ में दिए गए हों, लेकिन बहुत बड़े हैं। कुलदीप जी, है और जो बात अभी आपने कही कि चुनाव को लेकर के विश्वास वाली बात, वो तो बहुत पहले उठ चुका है। इस पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की निष्ठाओं से ज़्यादा उत्तराखंड के राज्य चुनाव आयोग की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पे लग चुकी है। मैं कुछ अलग बात अपनी तरफ से नहीं कहूँगा। जिन चीज़ों पर हम चर्चा कर रहे हैं और जो चीज़ें चर्चा का कारण है, 6 जुलाई 2025 का राज्य निर्वाचन आयोग का क्या आदेश है, मैं आपको उसकी एक लाइन पढ़ के सुना रहा हूँ। उसमें कहा गया है, आदेश में किसी प्रत्याशी का नाम निर्देशन पत्र केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा कि उसका नाम एक से अधिक ग्राम पंचायतों / प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों / नगर निकाय की निर्वाचन नामावली में सम्मिलित है। ठीक है, ये आदेश जारी करता है राज्य निर्वाचन आयोग और उसके साथ ही वो उसमें कुछ व्याख्या भी करता है कि किस आधार पर अधिनियम में किस आधार पर वो ये बात कह रहा है। ठीक है, इसको आधार बना करके कुछ सामाजिक कार्यकर्ता कोर्ट की शरण में जाते हैं और कोर्ट इस आदेश पर रोक लगा देता है। ठीक, पहली बात तो ये है कि लोकसभा के चुनाव जब 2024 में होने थे और उसकी जब तैयारियां शुरू हो गई थी, तो आपको ध्यान होगा गरिमा, हमने के न्यूज़ पर भी हमने इस पर चर्चा की थी
और उस चर्चा में ये भारत निर्वाचन आयोग ने एक बात कही थी कि क्या आप एक साथ 2 जगह वोटर हो सकते हैं? ये राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा, भारत निर्वाचन आयोग ने कहा था, और उस पर उन्होंने कड़े कानून बनाते हुए कड़ी कार्रवाई इस पर करने की बात कही थी, और इस तरह के नामों को अलग से उनकी छटनी कर इन नामों को अलग करने की बात हुई थी। ठीक है, अब आप देखिए कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में राष्ट्रीय स्तर पर क्या व्यवस्था है और प्रादेशिक स्तर पर क्या व्यवस्था है। दोनों जगह एक ही राजनीतिक दल की सरकार है। आप लोकतंत्र के नजरिए से अगर देखिए कि क्या एक व्यक्ति का शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में नाम होना क्या सही है? बिल्कुल। क्या इसको किसी भी प्रकार से उचित कहा जा सकता है? ठीक, अगर हम इसको संगठित रूप से देखें तो जो राज्य के जो टोटल वोटर हैं, और इस प्रकार से अगर जो वोटिंग होती है जिसमें दोहरे मापदंड जो दिखाई दे रहे हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में भी नाम है और ग्रामीण क्षेत्र में भी नाम है, तो आप देखिए कि हमारी लोकतंत्र का जो मतदान प्रतिशत है वो कहां से कहां पहुंच जाएगा और वो पूरी व्यवस्था को किस दिशा में लेकर के जाएगा। मैं समझता हूं कि इसके लिए ये तो एक सामान्य से आदमी को भी समझ में आ रही है ये बात कि ये पूरी की पूरी व्यवस्था, ये पूरा की पूरी प्रक्रिया, ये पूरा का पूरा जो आदेश है 6 जुलाई वाला, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने फिलहाल स्टे लगाया हुआ है और जिसको लेकर के तमाम तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं चीज़ों को प्रभावित करने के लिए, वो कहीं ना कहीं इस पूरी व्यवस्था, इस पूरे पंचायत चुनाव को कटघरे में खड़ा कर रही है। सवाल उठता है कि क्या चुनाव जीतना ही, क्या सत्ता हासिल करना ही, पंचायत की सत्ता हासिल करना ही उद्देश्य है? और अगर ये उद्देश्य है तो अटल बिहारी वाजपेयी का 1998 का लोकसभा का भाषण मैं समझता हूँ कि शायद यहाँ पर बैठे सभी लोगों को याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मुझे छल बल से, धन बल से अगर मुझे सत्ता हथियानी है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूँगा। ठीक, तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो दिखा रही हैं, जो सत्ता को भी आईना दिखा रही हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा सवाल तो जो क्रेडिबिलिटी है राज्य निर्वाचन आयोग के चेयरमैन की, उस पर खड़ा हो रहा है। क्या पंचायती राज एक्ट ये कहता है, क्या वो इस दोहरी व्यवस्था को स्वीकार करता है? ठीक है, जपेन जी, बड़े सवाल है। हाँ ठीक है, जपेन जी से जवाब लेते हैं। जपेन जी, हम बातों से सहमत नहीं है। कुलदीप जी, जब राज्य निर्वाचन आयोग ने जिस नियमावली और जिस सेक्शंस के आधार पर निर्णय लिया, आपकी बात ठीक है कि कोर्ट ने उसे स्टे कर दिए, अभी उसमें आर्ग्यूमेंट होना बाकी है। अगर राज्य निर्वाचन आयोग अपने आप में एक अलग से स्वतंत्र विभाग है जो काम करता है, पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो राज्य सरकार के दबाव, नहीं, ऐसा नहीं है। हमने TN शेषन जी को देखा जो हमारे राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, उन्होंने अपने नियमावली के तहत कुछ ऐसे धाराओं का इस्तेमाल करते हुए पूरे देश में तहलका मचा दिया। तो क्या वो किसी के उस पर काम कर रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं है। अब कोर्ट ने स्टे करा है, अभी उसकी आर्ग्यूमेंट होने बाकी हैं। उन आर्ग्यूमेंट में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये बात के विषय हैं। बाद पे उस पे सारी सबसे पहली बात क्या कही थी कुलदीप जी ने कि एक ही व्यक्ति का 2 जगहों पर नाम होना। जपेन जी, सबसे पहली बात जो कही थी, मुझे लगता है वो सबसे अहम बात थी, एक ही व्यक्ति का 2 जगहों पर नाम होना क्या ठीक है? सवाल दोहराएंगे जरा एक बार। अभी कुलदीप जी ने कहा ना कि एक ही व्यक्ति का शहरी इलाके और ग्रामीण इलाके दोनों में नाम हो, क्या ये नैतिकता के तौर पर भी देखा जाए? चुनाव सिर्फ जीतना नहीं, ये ऐसा सिर्फ आप और हम सोच रहे हैं। एक एजेंसी जो अपने एक संविधान से बंधी हुई है, नियमों से बंधी हुई है, हाँ। उन्होंने अगर कोई चीज देखी है, कोई किसी नियम के ऊपर उन्होंने कोई एक्शन लिया है या उस पर कोई रिएक्शन आया है, तो वो सारी चीजें एक पत्रावली के तहत, संवैधानिक अधिकारों के तहत संविधान में अंकित हैं।
उस पे आप और हम तब तक सवाल नहीं उठा सकते कि जब तक वो दूध का दूध और पानी का पानी ना हो जाए। अभी अगर कोर्ट का उस पे स्टे आया है तो उस पे आर्गुमेंट हो जाने दीजिए, आर्गुमेंट हो जाएंगे, उस पे सारी चीजें कोर्ट के संज्ञान में लाने का काम चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग उस पर संज्ञान में लाता है, उसके बाद कोर्ट उस पर क्या कहता है और उस पर क्या रास्ता निकल के आता है, ये बहस का विषय नहीं है। बहस का विषय ये है कि इस तरह की व्यवस्थाओं को लेकर जो एक नैरेटिव सेट करने का काम किया जाता है, ये इस प्रदेश के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कतई भी मान्य नहीं है और ये हमारे विपक्षी दलों को भी सोचना चाहिए। नहीं, लेकिन किसी भी चीज़ को लेकर आवाज़ उठाना शांति प्रसाद जी कैसे भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि कुछ लूप होल्स रहे जिनके चलते संविधान तक को बदलने का प्रयास किया गया। एक बार नहीं, कई बार किया गया। देखिए गरिमा, सवाल मेरे से है। जी शांति प्रसाद जी आप बोलिए। तो गरिमा, सवाल अगर संविधान के अधीन कार्य हो रहे होते तो आप भी डिबेट ना करती। पूरा चुनाव मैदान जंग में प्रत्याशी कूदे हुए हैं और आम जनमानस हाई कोर्ट पर के आदेशों का इंतजार कर रहा है। अभी तक भी चुनाव प्रक्रिया में ये तय नहीं हो पा रहा है कि आगे चुनाव होंगे कैसे होंगे। ये हालात बने हुए हैं। ये क्यों बने? यदि विधि के अधीन चुनाव करा रहे होते तो अभी तक ना तो आप डिबेट करा रही होती ना हम सवाल खड़े कर रहे होते। लोकतंत्र में जो सवाल हम खड़े कर रहे हैं उसका जवाब देने की राजनीतिक ताकत भाजपा की नहीं है। यही कारण है, ये भाजपा वो वाली भाजपा है जो नाम लेती राम का है और काम करती, अब क्या बोलूं आगे ठीक नहीं लगता बोलना, ये भाजपा का असली चेहरा है। हाँ जपेंद्र जी, मैं आती हूँ। और यहाँ पर जपेंद्र जी लगभग आधे घंटे से बैठे हैं मगर ये नहीं बता पा रहे कि जो 6 तारीख के आदेश पर स्टे लगा है उसके बाद 2 जगह जिनके नाम है वो कैसे चुनाव में प्रतिभाग कर रहे। राज्य निर्वाचन आयोग क्या कर रहा, इस पर कुछ नहीं बोल रहे मगर इधर उधर की बात कर रहे, लटकाने अटकाने भटकाने की बात कर रहे, गुमराह करने की बात कर रहे। अरे भाई, भाजपा का ये असली चेहरा है। येन केन प्रकारेण सत्ता को लूटना इनका मकसद है। ये संविधान को समझते नहीं है। जिस दिन सत्ताएं पलटेगी एक एक चीज का इनसे जनता हिसाब लेगी, ये मेरा विश्वास है। मैं फिर वही कहूंगा, हाई कोर्ट ने जो स्टे लगाया है उसका अनुपालन होना चाहिए। यदि राज्य निर्वाचन इसमें अगर हाई कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं तो इनको भी पार्टी बनाकर कोर्ट में घसीटा जाएगा कि आप कैसे संविधान की अवहेलना कर रहे हो। देखिए गरिमा, अभी तक जितने भी पैनल में बैठे हैं सब ने वही बात कही है जो हाई कोर्ट से दिशा निर्देश हुए हैं। केवल कुंवर जपेंद्र जी हैं जो केवल अपनी गजलें गा रहे हैं। मैंने कहा कि ये भाजपा का असली चेहरा है। ठीक है जपेंद्र जी, मैं आती हूँ। समझ में नहीं आए तो हिंदू मुस्लिम उसके भी ठीक है हो गया शांति प्रसाद जी। ठीक है, मैं आती हूँ। मंजू जी से एक बार जवाब लेते हैं, जपेंद्र जी उसके बाद आपके पास में आऊंगी। मुझे लगता है एक ही बात निकल कर आने वाली, आप जवाब दे दीजिएगा एक साथ में। क्या सिर्फ तैयारियां हो गई इसलिए चुनाव करा लिए जाए, इतना काफी है मंजू जी? और अभी कोर्ट के आदेश के बाद भी जो चीजें चल रही हैं कितनी ठीक है? गरिमा जी, भट्ट जी ने बिल्कुल सही कहा कि साम दंड भेद अपनाकर और सब कुछ जो है सारी जो प्रक्रिया है उसको ताक पे रखकर, मतलब जो सही दिशा निर्देश है उससे इनको कोई मतलब नहीं है। किसी भी तरह से सत्ता हासिल करना बीजेपी वालों का चाल है। और जहां तक विपक्ष की बात है, अगर कुछ गलत हो रहा है, बिल्कुल सही भट्ट जी ने कहा कि अगर कुछ गलत ना हो रहा होता तो आप भी डिबेट ना कराती। तो अगर कुछ गलत नहीं होता, दाल में कुछ काला ना होता, तो इस तरह से एक तो पहली बार डिबेट ना होता। और हर चुनाव आप देखती हैं कि हर चुनाव लेट हो रहा है, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे वो पंचायत राज चुनाव हो। जो हमारी छोटी सरकार बनने जा रही है उसमें इतनी धांधलेबाजी, ये लोग क्यों नहीं निर्वाचन आयोग जो है इनका मिट्टू तोता बना हुआ है। तो अगर वो भी इस चीजों को ताक पे रख देगा, कोर्ट के फैसले को नहीं मानेगा, तो विपक्ष उनके अगेंस्ट भी खड़ी होगी और उनको भी कोर्ट में धकेलने का काम करेगी। इसलिए हम जो है कोर्ट के फैसले का स्वागत करना चाहिए और कोर्ट के फैसले के हिसाब से ही उनको चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं करना चाहिए जो लोग 2 जगह से चुनाव लड़ने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये लोग सीधे रास्ते पे ना चल के जनता को
और गुमराह करने का काम और जो है संविधान की अवहेलना करने का काम इस पंचायती राज चुनाव में कर रहे हैं, जिसमें इनको सफल होने की उम्मीद है। लेकिन जनता अब सब कुछ जान चुकी है और जनता कतई और सारा विपक्ष एकजुट होकर इनके अगेंस्ट खड़ा और तो और कोर्ट ने जो है अपना फैसला सुना दिया है और स्टे लगा दिया है। उस पर भाजपा के प्रवक्ता भाई कुछ बोल नहीं रहे हैं, ठीक है, इधर उधर की बातें। ठीक है, अब अधिवक्ता हमारे साथ में हाईकोर्ट के जुड़ चुके हैं। मैं ठीक है, अभी भाजपा के प्रवक्ता, ठीक है जपिन जी माफी चाहेंगे, मैं इसके बाद आपके पास आऊंगी। अभी अधिवक्ता भी जुड़ चुके हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। आपको काफी बार मौका भी मिला, मैं इसके बाद आपके पास आती हूँ। अधिवक्ता हाईकोर्ट से अभिजय नेगी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। स्वागत सर आपका, आप थोड़ी देरी से जुड़े क्योंकि सुनवाई लगातार जारी है, क्या कोई अपडेट इस पूरे मामले में? धन्यवाद गरिमा जी, और माफ़ी चाहूँगा आपके सारे दर्शकों से कि थोड़ी देरी हो गई क्योंकि लगातार इन मामलों की सुनवाई चल रही है। देखिए, अपडेट तो यही है कि कल माननीय उच्च न्यायालय ने पंचायती राज अधिनियम की धारा 9 धारा 6 और धारा 9 धारा 7 जो यह स्पष्ट करती है कि कोई इंसान एक ही वोटर रोल में रजिस्टर हो सकता है, या तो नगर निकाय के या किसी ग्राम पंचायत के या किसी ग्राम सभा के, इसको पुनः स्थापित कर दिया है, पुष्ट कर दिया है, रीअफर्म कर दिया है। जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ऑर्डर किया था 11 जुलाई 2025 को कि 6 जुलाई 2025 का राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इशूड सर्कुलर स्टे किया जाता है क्योंकि वह कानून के खिलाफ है, आज भी वही पोजीशन कायम है। एक बहुत दुर्भाग्य की बात है वो यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो पब्लिक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया उसमें यह कहा गया कि उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट से कोई क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल की है। तो क्योंकि मैं उसमें याचिकाकर्ता का अधिवक्ता हूं, तो शक्ति सिंह बर्थवाल जी का, तो हमें जो रिसीव हुआ वो कोई क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन नहीं थी। सरल भाषा में कहा जाए तो वो एक स्थगन हटाओ प्रार्थना पत्र था, यानी कि स्टे वेकेशन एप्लीकेशन। यानी ये था कि राज्य निर्वाचन आयोग ऑनरेबल हाई कोर्ट में शनिवार और रविवार को लगातार सुनवाई की चेष्टा इस आश्रय से कर रहा था कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि एक इंसान 2 जगह नहीं वोट कर सकता, उसको वापस लिया जाए, उसको हटाया जाए, यानी अधिनियम के विरुद्ध जो है चुनावी प्रक्रिया करी जाए। इसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कल सुना और कह दिया कि हम अपने स्थगन आदेश को वापस नहीं ले रहे, हम इसको नहीं हटा रहे। उनकी ओर से खुद अपने अंतर्द्वंद की वजह से उन्होंने कहा कि भाई 2 बजे तक हम चुनाव चिन्हों का आवंटन नहीं करेंगे, और उसके बाद सडनली उन्होंने कल आवंटन करना शुरू कर दिया और आज भी सुबह 8 बजे से जारी कर दिया। उनको केवल क्या करना था, जो भी वोटर 2 जगह के हैं इन लोगों को चुनाव लड़ने के लिए अनर्ह घोषित करना था। लेकिन क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली नहीं काम कर रहे हैं, निष्पक्ष नहीं काम कर रहे हैं, पता नहीं क्या मजबूरियां हैं कि वो उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो इस प्रक्रिया के साथ आगे चल रहे हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट ने भी हमें कहा, याचिकाकर्ताओं को, कि आपको पता है ना अब आपको क्या करना है। देखिए, ये केवल अधिवक्ता समाज के लिए एक बहुत खुशखबरी है कि अब इस राज्य में कई अवमानना याचिकाएं आने वाली हैं, कई इलेक्शन पिटिशंस आने वाली हैं। ऐसे जो लोग चुने जाएंगे उन सब के चुनावों को क्वेश्चन मार्क खड़ा होने वाला है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है राज्य निर्वाचन आयोग के सभी अधिकारी भी जांच के दायरे में आने वाले हैं कि वो क्यों इस तरीके से अधिनियम के विरुद्ध काम कर रहे हैं, क्यों माननीय न्यायालय की में अवमानना की स्थिति पैदा हो रही है। और सबसे जरूरी बात गरिमा जी इसमें यह है कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव तो अभी होने वाले हैं। वो लोग ये कह रहे हैं ना कि ये तो आगे के लिए लागू होगा, अब तो हमारी स्क्रूटनी कंप्लीट हो गई, इस तरीके के तर्क आए उनके। तो ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव तो अभी नहीं हुए हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर डेटेड 11 जुलाई 2025 अंत में स्पष्ट रूप से एक वाक्य लिखता है कि 6 जुलाई 2025 का यह आदेश स्टे किया जाता है और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इट शैल नॉट बी एक्टेड अपॉन, यानी अगर उसके आगे की कार्रवाई नहीं होनी है तो क्या ये 2 जगह वालों को ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनाएंगे? तो ये सारे सवाल जो है खड़े ही नहीं होते अगर राज्य निर्वाचन आयोग धारा 9 धारा 6 और धारा 9 धारा 7 के हिसाब से चुनाव करा लेता। और अगर ये धाराएं इतनी गलत थी तो उत्तराखंड की विधानसभा को इसमें संशोधन कर देना चाहिए था। आपने एक्ट ही क्यों बनाया अगर आपको एक्ट के तहत चुनाव ही नहीं कराना था? विपुल जैन बनाम उत्तराखंड सरकार के न्याय निर्णय के अनुच्छेद 82 और 83 में माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य निर्वाचन आयोग अपने दिशा निर्देश जारी कर सकता है लेकिन एक्ट के विरुद्ध नहीं कर सकता। अगर एक्ट और दिशा निर्देश
अगर आप तोलते हैं तो एक्ट प्रिवेल करता है। इसी बात को माननीय उच्च न्यायालय ने पुनः स्थापित कर दिया है। ठीक है सर, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। बीजेपी के प्रवक्ता जपेंद्र जी लगातार हमारे साथ में बने हुए। जपेंद्र जी, अधिनियम के विरुद्ध एक्शन क्यों? अभी अधिवक्ता को आपने सुन लिया, आप सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए। आप विपक्षों के जवाब में कुछ भी कह लीजिए, चाहे वो यूकेडी हो या फिर कांग्रेस पार्टी, लेकिन अधिवक्ता ने जो जवाब दिया ये बहुत अलग है और सुनवाई का ये पूरा अपडेट है। गरिमा जी, हम में से कोई भी पंचायती राज एक्ट का एक्सपर्ट नहीं है। बहुत अच्छा हुआ कि यहाँ नेगी जी इस स्क्रीन पे जुड़ गए, तो हम नेगी जी के मार्फत ही ये सारी तस्वीर क्लियर करते हैं। हमारा एक नेगी जी से एक सवाल है। नेगी जी, पंचायती राज एक्ट हमारे संवैधानिक अधिकारों के तहत बना हुआ है। अगर निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज एक्ट के धाराओं के अंतर्गत या किसी सेक्शन का यूज करते हुए कोई अगर एक ऑर्डर दिया और वो उसके अधीन काम कराना चाहते हैं, तो वो मामला लेकर आपके याचिकाकर्ता कोर्ट में आ गए। अब कोर्ट ये देख रहा है कि पंचायती राज एक्ट के किन किन धाराओं के अंतर्गत राज्य का चुनाव आयोग अपने अधिकारों का उपयोग कर सकता है। मामला तो कुल मिला के ये है, अभी तक कुल मिला के ये है। अब उसमें अगर स्टे हो गया, हम टेक्निकल बात कर रहे हैं, जो एक कोर्ट का प्रोसीजर होता है, हम उस टेक्निकल पे इस डिबेट को लेके आ रहे हैं। अब उस कोर्ट के उस प्रोसीजर के बाद वो स्टे हो गया, स्टे के बाद आर्गुमेंट होने हैं। अगर कोई संतोषजनक वो जवाब देते हैं, अपनी धाराओं को, एक्ट को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करते हैं और कोर्ट उससे संतुष्ट होता है, तो कोर्ट उसके अनुसार या तो हाँ कहेगा या ना कहेगा। और ऐसी स्थिति में जब राज्य का चुनाव आयोग अपने आप में एक अलग एजेंसी है, तो ऐसे में सरकार बीच में कहां से आ जाती है? सरकार का दखल बीच में कहां से आ जाता है? इस छोटे से प्रदेश में 1.25 करोड़ लोगों की जहां आबादी है, प्रत्येक आदमी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत राजनीति करना चाहता है। ठीक है जपेंद्र जी, आपकी बात समझ गए। अभी हम जवाब लेते हैं, लेकिन देखिए, अभी आपने कहा कि हम सभी एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन कोई भी जब चुनाव होता है तो उसके लिए तो बहुत निर्वाचन आयोग की अपनी जिम्मेदारी, सरकार की अपनी जिम्मेदारी है। क्या कह रहे हैं आप? ठीक है, कुलदीप जी कुछ कह रहे थे इस पूरे मसले पर, पहले वाक्य के बाद ही उन्होंने उंगली उठाई थी। कुलदीप जी, हाँ ठीक है, जपेंद्र जी मैं आती हूँ, प्लीज हमें 30 सेकंड। ठीक है, अच्छा जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। ऐसे में मामला कोर्ट में पंचायती राज एक्ट, राज्य चुनाव आयोग और कोर्ट के बीच में है, हम सब देख रहे हैं। सरकार उसमें दखल देने की स्थिति में भी नहीं है। सरकार तो देख रही है कि ठीक है भाई, इन्हें क्या होता है, लेकिन अब ऐसे में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सरकार ही तो है जो खुलकर सवाल नहीं उठा रही है। ठीक है, आप हो गया। कुलदीप जी कुछ कह रहे थे, ठीक है, कोर्ट का आएगा वो कोर्ट के निर्णय पर अगर भरोसा होता तो स्टे हटाने की याचिका थोड़ी जाती। ठीक है, कुलदीप जी आप कुछ कह रहे थे। जपेंद्र जी ने जो पहली बात कही उसको लेकर मुझे लगता है आपने नहीं, मैं बिल्कुल, क्योंकि देखिए हो सकता है कि जपेंद्र जी को विषयों की जानकारी ना हो, उन्हें पंचायत राज एक्ट के बारे में ना पता हो, नगर निकाय को लेकर के जो कानून बने हैं उसके बारे में ना पता हो, ठीक है, लेकिन वो अपनी बात, अपनी अज्ञानता दूसरे के ऊपर ना थोपें। जी ठीक, यहाँ पर बैठा हुआ जो प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने विषय के बारे में जानकारी रखता है, इसलिए वो यहाँ पर है। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि आपकी बात से मुझे आपत्ति है जो आपने कहा कि आपको एक्ट को लेकर के, जो आपने कहा कि यहाँ किसी को जानकारी नहीं है, आप अपनी अज्ञानता ना थोपें। ठीक है जपेंद्र जी, सुनिए, देखिए वो आप बोल रहे थे, वो बीच में नहीं बोले ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में केंद्र का, राज्य का, पंचायत का, निकाय का अपना एक अधिनियम हो सकता है, अपना एक एक्ट हो सकता है, लेकिन वो नीचे से लेकर के ऊपर तक सबके लिए एक ही समान है कि एक मतदाता एक ही सूची में एक ही जगह मतदान कर सकता है। ठीक है, ये कहीं अलग नहीं है। ये चाहे भारत निर्वाचन आयोग हो, चाहे राज्य निर्वाचन आयोग हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, पंचायती राज के चुनाव हो, नगर निकाय के चुनाव हो, ये अलग नहीं है कहीं भी। ठीक, ये उल्टी गंगा सिर्फ उत्तराखंड में, उत्तराखंड के राज्य निर्वाचन आयोग ने ही बहाई है। ठीक, और अफसोस की बात है कि इस चीज पर सरकार को चीजों को स्पष्ट करने के बजाय, लोकतंत्र में व्यवस्थाओं को स्पष्ट करने के बजाय, उनके प्रवक्ता यहाँ पर आकर के, भाजपा के प्रवक्ता अनगर बयानबाजी कर रहे हैं, अपनी बात हमारे ऊपर थोप रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है। अरे एक्ट पढ़ करके आप आइए। अभी हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभय नेगी ने क्या स्पष्ट बात कही है
कुलदीप उन्होंने जी, तो सारी चीजें स्पष्ट कर दी हैं। मुझे तो लगता और उनकी है कौन सी बात ऐसी नहीं है जो हमारी बातों को स्पष्ट न कर रही हो। हाँ, और दूसरा मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि जपेंद्र जी को जानकारी नहीं है। होता क्या है, कई बार ये कहना एक सेफर साइड बात हो जाती है। मुझे तो ये भी लगता है कि जानकारी है, लेकिन क्योंकि कुछ लूप होल्स होते हैं ना, उन लूप होल्स के माध्यम से आसान हो जाती हैं चीजें। गरिमा जी हमारे ख्याल से अगर हम नेगी जी पे जो टेक्निकल चीजों पे ये चर्चा आई है, अगर ये 5 मिनट आप नेगी जी को दे दें तो स्थिति ज्यादा बेहतर साबित हो सकती है। उनकी बात सुनी, उनकी बात के बाद ही मैं आपके पास आई। नहीं, उनकी बात नहीं सुनी ना, जो अभी टेक्निकल चर्चा हुई है आपने उनके बाद कुलदीप जी को समय दे दिया। नहीं तो कुलदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे, आपने उसको सेफर साइड लिया। आपने कहा, अभिजय जी के जवाब में आपने तुरंत कहा कि भाई हमें जानकारी नहीं है। अब होता क्या है, हमने एक एग्जांपल दे रही हूँ, हमने अपराध कर दिया, हमने कह दिया हमें तो जानकारी नहीं है कि क्या दायरे में था कानून के, क्या कानून के दायरे के बाहर था। हमने कहा आपने हमारे शब्दों पे ध्यान नहीं दिया। हमने कहा कि पंचायती राज एक्ट को लेकर संवैधानिक जो हमारी कंडीशंस हैं, हम सब लोग उसके एक्सपर्ट। तो ये एक्सक्यूजेस राजनीतिक दलों से कैसे संभव है? जितने हम लोग ज्ञाता बनते हैं वो चीजें तो हम प्रिंट आउट निकाल के 2 मिनट में मैं सहमत हूँ कि हर एक चीज मैं सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन सर देखिए, राजनीतिक दलों का सबसे मुख्य काम होता है चुनावों में सहमत भागीदारी। पंचायती राज के ऊपर आई है तो उसमें निजी चीज से बेहतर, और जो अब चर्चा कोर्ट में चल रही है, जो स्टे हुआ है, स्टे के बाद वो अधिवक्ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो उस चीज को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन हम किस तरीके से खुद को बचा रहे हैं ये भी बहुत जरूरी है। जपेंद्र जी ठीक है, अब अभिजय जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके जवाब के बाद जपेंद्र जी ने जो कहा था उससे आपको लगता है कि क्या वो वाकई सही तरीका है? क्या इतना भोला बनना ठीक है कि हमें जानकारी नहीं है? और मैं ये जपेंद्र जी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सरकार की बात कर रही हूँ। हाँ जी, तो देखिए, मैं जो उनका प्रश्न है उसको सकारात्मक रूप से इसलिए लूंगा कि संभवतः कि जो आज की ये चर्चा हो रही है, जो हम सब लोग कह रहे हैं, वो भी जो है सरकार तक ले जाएंगे। तो देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि जब सोमवार के दिन मेंशन शुरू हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट में, तो सरकार भी उपस्थित थी, पंचायती राज सचिव भी जुड़े हुए थे वीसी के माध्यम से, सरकार की ओर से महाधिवक्ता जी भी मौजूद थे। तो ऐसा मैंने तो यानी शक्ति बर्थवाल ने अपनी याचिका में सरकार को पक्षकार नहीं बनाया था, क्योंकि हमारी जो सारी लड़ाई थी राज्य निर्वाचन आयोग के सर्कुलर पे थी, पर सरकार भी उपस्थित थी। तो अगर प्रश्न ये है कि सरकार इस बिंदु पर क्या कर सकती है, तो देखिए, अल्टीमेटली लेजिस्लेचर तो एक्ट बनाकर अलग हो जाता है, एग्जीक्यूटिव जो होती है वो भी एक जो है एडवाइजरी रोल में आ सकती है। पंचायती राज अधिनियम में भी प्रावधान है राज्य सरकार का एडवाइस देने का। अगर राज्य सरकार सच में चाहती है कि पंचायती राज अधिनियम का पालन हो, तो वो कह सकती है चुनाव आयोग को कि आपने धारा 9 धारा 6 का पालन नहीं किया है, धारा 9 धारा 7 का पालन नहीं किया है, जरा ऐसे लोगों को चिन्हित करें, उनसे शपथ पत्र लें कि वो 2 जगह वोटर हैं और इनको चुनाव ना लड़ने दिया जाए। देखिए, इससे सरकारी धन बच सकता है। कितनी इलेक्शन पिटीशंस आएंगी, कितनी अवमानना याचिकाएं आएंगी। इतनी एक अजीब सी स्थिति में आज हम पहुंच गए हैं कि चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग को भी कोई बहुत स्पष्टता नहीं है कि जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं, वरना वो इतने विरोधाभासी नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे होते। और अगर मैं सच में आपको पंचायती राज अधिनियम 2016 की थोड़ी अवधारणा आपके दर्शकों के लिए बताऊं, क्योंकि इसमें हमने सच में कुछ रिसर्च करके ही इसको आगे बढ़ाया था। आपको पता है, अनुच्छेद 40 भारतीय संविधान का जो एक आदर्श है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो अपने आप नहीं आया था संविधान में। उसके पीछे एक बहुत बड़ी डिबेट हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। जब अंबेडकर साहब हमारा संविधान बना रहे थे, उन्होंने स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधान पालिका। इसको कई मेंबर्स ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे, उन्होंने पसंद नहीं किया था। उन्होंने कहा था आप ग्राम गणराज्य की अवधारणा करिए, विलेज रिपब्लिक्स। इनको अंबेडकर साहब ने मना कर दिया। उन्होंने एक स्पीच दी, उन्होंने कहा व्हाट इज अ विलेज? अ विलेज इज अ सिंक ऑफ लोकलिज्म, डेन ऑफ इग्नोरेंस, कम्युनलिज्म एंड करप्शन। उनकी इस स्पीच के बाद अप्रोर हो गया और उनका इस्तीफा मांगा गया। ये शायद पहला या 2 ही बार हुआ है कि उनका इस्तीफा मांगा गया। तब एक कॉम्प्रोमाइज हुआ, अनुच्छेद 40 आया और तभी 73वें और 74वें 2 संशोधन आए भारतीय संविधान में, 2 अलग अलग, नगर निकाय का अलग और ग्रामों का अलग। क्यों आए अलग? क्योंकि अवधारणा ये थी कि जो ग्राम का वोटर होगा वो ग्राम के लिए काम करेगा, जो शहर का वोटर होगा वो शहर के लिए काम करेगा। आज हम क्या स्थिति देख रहे हैं? लेकिन उसी अवधारणा को तो आगे कंटिन्यू नहीं किया गया, वो रुक गई। शायद यही वजह है कि याचिका डाली गई और आप लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है,
लेकिन उसको लेकर चलना चाहिए था। मुझे लगता है सरकार का चुनाव में निर्वाचन आयोग का काम होता है, लेकिन सरकार भी बहुत हद तक बहुत सारी चीजें हैं जो कर सकती है। सर, माफी चाहेंगे सर, माफी चाहेंगे, वक्त की कमी, हमें अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। लेकिन देखिए, चुनाव पर रोक नहीं, लेकिन आयोग फिर भी घबराया हुआ अगर नजर आएगा तो सवाल अपने आप में उठेंगे। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।